जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। हेलमेट सही कर लूँ ज़रा, बाउंसर ना लग जाए। अच्छा जी, ये छोटा सा एक उधार रह गया था, ज़रा ये कर लें प्लीज़ छेती छेती। इम्पेयरमेंट की रिवीजन हमने कर ली थी, थोड़ी सी डिस्काउंटिंग की रिवीजन ऐसे हल्की सी करके इम्पेयरमेंट हमने रिवाइज़ की। इम्पेयरमेंट के अंदर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। इन दोनों से जो हायर हो वो बन जाती है रिकवरेबल अमाउंट। फिर इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, अगर तो आपकी बुक वैल्यू ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है तो समझ जाओ बुक्स में चीज़ ज़्यादा पर पड़ी है, मैक्सिमम रिकवरी कम है, चीज़ ओवर वैल्यूड है, औकात से बाहर है, उसको राइट डाउन करके रिकवरेबल अमाउंट पे लाना पड़ता है और इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसको इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। और अगर लेट्स से आपकी बुक वैल्यू 200 है और आपसे वो एसेट, आपको वो एसेट 250 300 का फ़ायदा ला कर देता नज़र आ रहा है, तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। फ्यूचर गेंस को हम नहीं रिकॉर्ड करते, हम फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, यही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमने कल इसको सारी वर्किंग करके देखी थी, 84 रुपीज़ का हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया था। मैंने आपको कहा था कि ज़रा ऐसा कर लेते हैं, 13 14 15 सारे साल की एंट्रीज कर लेते हैं, लेकिन फिर वक्त ने हमें इतना मौका ना दिया और हमें जाना पड़ा। ऐसे ही जाना पड़ेगा एक दिन हमें मौका, जब हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी ना, तो फिर हम कहेंगे ओहो इतना टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसे ही कल हुआ हमारे साथ, कुछ ट्रेलर अल्लाह ने दिखाया। तो जी सबसे पहले क्या चीज़ खरीदी थी ज़रा, क्या था? बस है, बस पीपीई लिख दूं, पीपीई डेबिट। आओगे इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड है वो भाई, वो बस थी ना, वो तो पीपीई रिवीजन कर रहे थे हम IS 36 इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 500 का था ना एसेट। उसके बाद फिर क्या हुआ जनाब, इस एसेट की डेप्रीसिएशन हुई पहले साल के एंड पर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कितने साल लाइफ थी इसकी, तो 100 रुपये डेप्शन आ गई। अच्छा, अगले साल में एसेट खरीदने की एंट्री तो नहीं होनी थी, डेप्रीशिएट तो फिर भी होना था, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 100 रुपये से। तीसरे साल के भी एंड पे जाके गड़बड़ हुई है, यानी पहले तीसरे साल के एंड पे एसेट को पहुंचाना है, यानी एक 100 रुपये की डेप्रीसिएशन। देखो ना, ये देखो, ये बुक वैल्यू कैसे निकली, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन करके, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है वो कितने साल की है। ठीक है, तो 200, जब 200 पे पहुंचाना है तो तीसरा साल भी डेप्रिशिएट करना पड़ेगा ना, तीसरे साल के एंड पे आएंगे और फिर जाकर हम कंपेयर करेंगे इस बुक वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से, और इम्पेयरमेंट लॉस अगर हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे, ना हुआ तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये काम हो गया जी। ये जो आपको नज़र आ रही है एंट्रीज, ये नॉर्मल तरीके से एक एसेट हमने जो ख़रीदा था वो ख़रीदा और फिर उसको हम डेप्रीशिएट करते करते ले गए तीसरे साल के एंड पर। अब तीसरे साल के एंड पर, 15 के एंड पर भाई कंपेटर साहब आ गए थे, तो हमने कहा था ओहो, हो सकता है ये एसेट अब हमें वो फ़ायदा ना दे सके जो ये देता हुआ नज़र आ रहा था, तो चलो टेस्ट करते हैं अपने एसेट को फॉर इम्पेयरमेंट। हो भी सकती है इम्पेयरमेंट, नहीं भी हो सकती। तो जब हमने जाकर इसको, इसका ब्लड टेस्ट करवाया, इसकी शुगर टेस्ट करवाई, तो इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल निकल आए, तो फिर हम इस इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बिल्कुल डेप्रीसिएशन लॉस, डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री जैसी ही है, बस नाम फ़र्क है। तो एंट्री बन गई इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। ये इंपॉर्टेंट लॉस नहीं है, ये इम्पेयरमेंट लॉस है, कितना जी, 84। ठीक है जी, तो ये जनाब आपकी टोटल 3 अदद सालों की 6 अदद एंट्रीज आ गई। तो कितने बच्चों ने एंट्रीज घर पे की थी, ऐसे ही की थी हैं? तो ठीक है, मतलब एंट्रीज यही थी ना, आप जरूरी तो नहीं कि वैसे आपने 3 खाने बना के करनी थी। अच्छा, अब इसकी एक्सट्रैक्ट्स मैंने कहे थे बनाने, P&L। अब तो एक्सट्रैक्ट्स पे हाथ सीधा हो गया है, अभी आपने बनाए हैं। ठीक है, भूले भी हुए थे तो अब तो आपको याद आ गया होना। ठीक है, तो P&L भी 3 साल का बना लेते हैं हम। ठीक है, और बैलेंस शीट भी 3 साल की बना लेते हैं।
हाँ हाँ, उस पे ये था नहीं था इम्पेयरमेंट की, पुराने वाला 2 पार्ट्स होते हैं हमारे लेक्चर्स के, दूसरा अपलोड नहीं हुआ मैं त्रा काट लिया तुम मुड़िया, ऐसी बातें ऐसे बातें रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं बताते होते, ऐसे मुझे कुछ ऐसे कोई गड़बड़ हो जाती। लेकिन अब ये मैं सोच रहा हूँ आज अपलोड ना करें ना, क्योंकि ये कल अपलोड होने की वजह से ही आज जो कल वाले थे वो आज नहीं आने का, चलो यार थोड़ा रेस्ट मारना, तक क्यों है यार, जिस्म दर्द कर रहा है, अभी तो सेट भी नहीं हुए, चलो हॉस्टल साफ़ सुथरा कर लेते हैं ज़रा, आज खाना बना लेते हैं ज़रा हफ्ते पूरे का, कपड़े धो लेते हैं, चलो घर से आके कपड़े धो रहे हैं। अच्छा जी 13 14 15 है ना, तो 2000 आप कल थे ना वैसे नॉर्मल क्लास में, तो नहीं थे, ओह माय गॉड, कोई नहीं इतना मसला है, ये वही इम्पेयरमेंट है जो आपने की हुई है, आसान काम है, ठीक है चलो अच्छा है, कल वाला लेक्चर पार्ट 2 ले लेना 2013। हाँ जी, तो 2013 में पीएनएल के अंदर क्या आएगा, डेप्रीसिएशन आएगी 100 रुपये, 14 में, 15 में फिर 100 रुपये। अच्छा 16 वाले साल की डेप्शन बदल जाएगी, ये FR1 में आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि अब रिवाइज हो गई बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अगर वही आप मिसाल 100 के हिसाब से 2 साल और डेप्रिसिएट करें तो एसेट नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। आपकी बुक वैल्यू चूंकि रिवाइज हो गई तो आप रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिसिएट करते होते थे, लेकिन वो मेरा फिलहाल मकसद नहीं है, यहाँ पे उस तरफ नहीं जाता, वो पहले टेस्ट कर आया आपके साथ, बहरहाल याद तो करवा देना, चला भी जाए तो पता तो होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर आपके नॉन करंट एसेट्स में आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ठीक है जी, और ये क्या ख्याल है यहाँ पर ऐसे ही ना कर लें, कॉस्ट और लेस एक्यूमुलेशन कर लें ज़रा, हैं चलो ज़रा, वैसे ऐसा होता तो नहीं है कि फेस के ऊपर ये काम हो रहा हो। तो कॉस्ट थी कितनी 500, पहले साल में 100 डेप्रीशिएट हुआ, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई इसकी 400, ऐसे बनाते नहीं है बैलेंस शीट, लेकिन चलो ज़रा रिवाइज करें ना, बचपन वाली बात है, तो 400 पे एसेट नज़र आ रहा है, कॉस्ट तो फिर भी कॉस्ट ही है ना, लेकिन डेप्रीसिएशन 100 की पड़ी थी, मजीद 100 की डेप्शन हुई, तो क्यूमुलेटिव डेप्शन कितनी हो गई, एसेट कितने में नज़र आ रहा है, फिर 500 का एसेट था और मजीद 100 रुपये डेप्शिट हुआ, लेकिन ओके ये इम्पेयरमेंट लॉस जो है इसकी एंट्री पड़ी, ये 84 रुपये की एंट्री, तो ये 84 का एक्सपेंस डेबिट, और ये भी एसिड की कॉस्ट में से लेस करते हैं हम एक्यूमुलेटेड। ये वो बचपन वाला फॉर्मूला है जो आपको पढ़ाया जाता था कि एसिड को हमने कॉस्ट मॉडल में रखना होता है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। इधर नहीं था तो नहीं था, आ गया तो माइनस कर दिया, ठीक है, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, हाँ जी 2116, ठीक है जी, तो यही 116 पर ही तो हम चाह रहे थे कि आ जाए, क्योंकि यही है उसकी औकात जिस पे इसको किताबों में नजर आना चाहिए। तो जब 84 से इसको राइट डाउन किया तो ये 200 से राइट डाउन होकर 84 से कम होकर 116 पे आ गया। अब ये एसेट ओवर वैल्यूड नहीं है, अब ये जितना मैक्सिमम फायदा हमें लाकर दे सकता है फ्यूचर में उस पर हमने इसको रख लिया, ठीक है। लें जी, ये उधार था थोड़ा सा, ये हमने चुका दिया। थोड़ी थ्योरी कर लें, अब एक और न्यूमेरिकल कर लें। बेटा थ्योरी करनी तो है, एंड पे जाके फिर मसला होगा, ठीक है, मुझे क्या। अच्छा तुम आए क्यों यार, कल ही आ जाते। यार मैं वैसे ही आप लोगों का दिल रखने के लिए पूछ लेता हूँ, करना तो मैंने वही होता है जो मेरा दिल में होता है अपने में, है ना, यही सोचते होगे ना, सही सोचते हो। अच्छा जी वो कहाँ पे मैं ये ढेर सारी जो तस्वीरें बना रहा था, होते किधरे, वो एक ही जगह रहे ना ताकि रिवीजन के वक्त ज़रा आसानी हो जाए। ये रहा, ये
अच्छा जी, अब आज हम अगली बात शुरू करते हैं अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की, ठीक है। अमोर्टाइजेशन ये डेप्रिसिएशन ही होगी इंटेंजिबल की, और इम्पेयरमेंट ये आपको रिवाइज इसलिए करवाया कि इंटेंजिबल लाइक टेंजिबल इसको भी हम इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। इसकी बुक वैल्यू हो सकती है ना, बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, इसकी बुक वैल्यू है, इसकी रिकवरेबल अमाउंट भी हो सकती है, और इसको कंपेयर करेंगे तो इसका इम्पेयरमेंट लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो हेडिंग दें जी, अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट। अच्छा जी, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है इस वक्त आपके सामने। दरख्त बन गया, शाखें लग गईं, उल्लू बिठाएंगे और शेर पढ़ेंगे कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान। लो जी, अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट की डिस्कशन के लिए भी सारे इंटेंजिबल्स को दो कैटेगरीज में बांट दिया गया। जैसे इंटरनली जनरेटेड की दो कैटेगरीज थी ना, गुडविल, मस्टर्ड, लेटरम, पटरम, 5 जो थे, और बाकी अदर्स, ऐसे यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी में 3 इंटेंजिबल्स और दूसरी कैटेगरी में बाकी सारे जान के इंटेंजिबल्स। लेकिन पहली बात ये होती है कि वो चीज़ इंटेंजिबल है, मतलब इंटेंजिबल बनेगी तो फिर उसकी अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट की बात आएगी ना, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि पहला स्टेप क्या होता है हमेशा, कोई इंटेंजिबल है भी या नहीं, परचेज है फिर तो चलो आसान बात है। अगर इंटेंजिबल 5 में से तो वो तो इंटेंजिबल ही नहीं है, तो जब एक चीज़ इंटेंजिबल नहीं है तो फिर उसकी अमोर्टाइजेशन की कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो इनमें से परचेज्ड वाला बन के इंटेंजिबल हो गया है, या इधर इंटरनली जनरेटेड में से कोई इंटेंजिबल बना है, तो पहले वो बनेगा तो फिर उसकी अमोर्टाइजेशन। एक एसेट होगा तो उसको यूज करेंगे कितने साल और फिर उसको अमोर्टाइज करेंगे इतने साल, ठीक है ना। तो पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, ये डिसाइड करो इंटेंजिबल है भी या नहीं। इंटेंजिबल है तो फिर इंटेंजिबल की कॉस्ट कितनी है, ये देखो ना। पहले हमने क्या डिसाइड किया, इंटेंजिबल अभी भी नहीं है, अब बनना शुरू हो गया, अब ये बन के तैयार हो गया। अब जब ये तैयार हो गया है तो अब इसकी अमोर्टाइजेशन की बारी है, ठीक है। तो पहला स्टेप इंटेंजिबल है या नहीं। दूसरा स्टेप, अब अगर इंटेंजिबल है, मेरा सवाल है आपसे, अगर इंटेंजिबल है और इन प्रोग्रेस है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस या अंडर कंस्ट्रक्शन, CWIP। तो मेरा सवाल, अगर इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस है यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो क्या करें, अमोर्टाइजेशन कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होती थी तो हम उसको CWIP को कैपिटलाइज करते तो रहते थे, लेकिन डेप्रीशिएट यार यूज करना, कंप्लीट होगा, रेडी टू यूज होगा, यूज करना शुरू करेंगे तभी अमोर्टाइज करेंगे ना। ये बात समझ आती है। इसको अमोर्टाइज तभी इस तरफ रखा, अब नहीं करना तो क्या करना है वो बात मैंने अभी नहीं बताई। एक और चीज आपके सामने रखता हूं, इंटेंजिबल विद इनडेफिनेट लाइफ, विद इनफिनिट नहीं, क्या लिखा है मैंने, इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, कंफर्म नहीं है कितने साल हमें फायदा देगा। क्या करें फिर, अमोर्टाइज कर सकते हैं, किस पे करें भाई, फायदा तो दे रहा है लेकिन पता नहीं लग रहा कि कितने अरसे तक फायदा देगा, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल। जब पता लग जाए क्लियरली फिर कर सकते हैं अमोर्टाइज, लेकिन जब तक नहीं पता लग रहा तब तक इसको क्या अमोर्टाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये वही कैटेगरी इस तरफ इकट्ठे हो रहे हैं सारे जिनको अमोर्टाइज नहीं करना। ये दोनों ऐसे ही है ना, लॉजिकली समझ भी आ रही है कि इन दोनों को अमोर्टाइज, पहला बना नहीं है, दूसरा बना हुआ तो है या इस्तेमाल में तो है, लेकिन पता नहीं है कितना अरसा फायदा देगा हमें।
4 साल 5 साल 6 साल को अरसा सामने हो तो उस अरसे के ऊपर उसको अमोर्टाइज कर लें, अब मजबूरी है। अच्छा तो फिर करेंगे क्या, ये नहीं बताया मैंने, अमोर्टाइज नहीं करना। फिलहाल मैंने क्या बताया, इसको अमोर्टाइज नहीं करना, नहीं करना अमोर्टाइज, तो फिर क्या करना है वो भी नहीं बताया, ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी और आखिरी चीज इस कैटेगरी के अंदर क्या है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। कहो हाँ कहो, इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, बात हमने बड़े कर लिए हैं। इंटरनली जनरेटेड गुडविल इंटेंजिबल ही नहीं है तो उसकी बहस यहां पे नहीं आएगी। वैसे मैं गलती से पर लिख गया था, चेज लिखने लगा था, मैंने कहा जरा पहले आपका चीज़ा लगा लूं थोड़ा सा, ठीक है। तो परचेज्ड गुडविल अगर है तो वो तो इंटेंजिबल है ना, क्या ख्याल है, परचेज्ड गुडविल है, इंटेंजिबल है या नहीं है भाई, इंटरनली जनरेटेड है फिर तो इंटेंजिबल ही नहीं है ना। और अगर परचेज्ड गुडविल है तो इंटेंजिबल बन गया। लेकिन अगली मुसीबत ये आती है कि ये गुडविल भी एक ऐसा एसेट है जिससे क्लियरली पता नहीं लग रहा होता कि इसने कितने साल हमें फ़ायदा देना है, मतलब नहीं पता लग सकता, आप क्लियरली नहीं बता सकते कि आपने चलता हुआ बिजनेस जिसका अच्छा खासा नाम था उसको लिया तो इस नाम की वजह से आपको कितना अर्सा फ़ायदा आता है ना, आप क्लियरली बता नहीं सकते। यानी ये भी एक तरह से इनडेफिनेट लाइफ वाला एसेट हो जाता है गुडविल, ठीक है। अगर कभी वो कह भी दे तो आपने धोखे में नहीं पड़ना। ये भी वही वाली बात है कि स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली ये 3 चीज़ों के बारे में कह दिया कि इनको अमोर्टाइज हम नहीं कर सकते। एक इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन, दूसरा इंटेंजिबल विद इंडेफिनेट लाइफ, और तीसरा गुडविल वो भी शायद इसी वजह से ही है कि उसकी लाइफ डेफिनेट नहीं है। मतलब लाइफ का मतलब कि उससे आने वाले बेनिफिट कितने अरसे तक आते रहेंगे, ये हमें फ़ायदा तो आना है। गुडविल आपने पैसे देकर किसी का नाम खरीदा है, उस नाम की वजह से आपके बिजनेस को फ़ायदा आना है, एक्स्ट्रा सेल्स मिलेंगी, लेकिन कितने अरसे तक मिलेंगी क्लियरली नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए इसको भी अमोर्टाइज, तो इसका मतलब पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। कल थोड़ी सी बात छेड़ी भी थी किसी के कहने पे मैंने, ठीक है ना, अमोर्टाइज नहीं करेंगे। फिलहाल मैंने क्या बोला, ये 3 जो हैं इनको आपने लिखना तो है क्या चीज़, परचेज्ड, तो ये 3 चीज़ें जो हैं इनको आपने अमोर्टाइज नहीं करना, इनको आपने आहिस्ता आहिस्ता, साथ वाले कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, देखिए स्टूडेंट, वो बता देगा, नहीं बताएगा तो इंडेफिनेट लाइफ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली इन 3 का कहा है, अगर इन 3 में कोई नहीं है तो फिर वो मिसाल के तौर पे कस्टमर लिस्ट या ब्रांड है और वो ब्रांड परचेज है तो इंटेंजिबल बन गया। अब अगली बात, अगर उसने लाइफ बता दी है तो उसने किसी तरह से अंदाज़ा लगा के बता ही दिया होगा ना। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने इस ब्रांड को 5 साल बाद डिसकंटिन्यू कर देना है, तो वो बता देगा तो ठीक है, और अगर नहीं बताएगा तो इंडेफिनेट में आ गया, इंडेफिनेट में आ गया तो वो फिर अमोर्टाइज नहीं होगा, मसला नहीं। ओके सही है। अच्छा, लेकिन ये गुडविल जो है ना, इसके बारे में वो कह भी दे तो नहीं मानना। मतलब गुडविल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप ये नहीं कहते गुडविल को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, वो तो फिर बिजनेस ही बंद करोगे ना तुम, जब अपना नाम ही बंद कर दोगे तो बिजनेस ही बंद हो गया फिर, ठीक है। तो बहरहाल सादा बात है, इन 3 को आपने क्या करना है, क्या करना है बोलो, इन 3 को आपने डू नॉट करना है अमोर्टाइज, डू नॉट करना है अमोर्टाइज, ठीक है। डू नॉट पहले लिख रहा हूं, ठीक है। तो जनाब 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 क्या करेंगे जी, डू नॉट एमोर्टाइज, ठीक है जी। अब अगली बात आती है, क्या मतलब, ये फिर हमेशा एसिड रहेंगे। कल एक हमारे दोस्त ने यहाँ पे किसी ने सवाल किया था कि पता है मुझे तुम सफ़र करके आया, थोड़ा सा जागो, बड़ी अहम बात है ये, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहम बात है। अभी अगला सवाल करते हैं, ये थ्योरी के ऊपर सवाल आएगा, ठीक है। कल एक बच्चे ने सवाल ये किया था कि हमने एक इंटेंजिबल बनाना शुरू किया, अच्छी डेवलपमेंट शुरू हो गई थी और अभी साल ये ख़त्म हुआ तो उस वक्त तक डेवलपमेंट अच्छी तो चल रही थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। किसने सवाल किया था, हाँ, डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई थी और फिर हमें नज़र आया कि यार अब इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे वो वैक्सीन बना रहे थे कोरोना की, बनना शुरू हो गई थी, पता लगा कोरोना नहीं ड्रामा ही था। अब जो खर्चा किया हुआ था वो सारे का सारा अब एक्सपेंस आउट करो, अब कौन सा उसकी वैक्सीन बना कर तुम बेच लोगे, ठीक है, या फ़ायदा कुछ कम ना, क्या मतलब, ओ भाई आप बना रहे थे, आपके हमसाये ने भी तकरीबन बना लिया है, अब आपका मार्केट शेयर जो है हो सकता है वो डिवाइड हो जाए, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा आज इम्पेयरमेंट बुक करनी पड़े। इम्पेयरमेंट की तरफ जा रहा हूँ, क्या मतलब,
ये तीनों को आपने अमोर्टाइज नहीं करना, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है इन तीनों को आपने इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। कब? जब कभी इंडिकेशन होगी कोई, जैसे FAR 1 में इंडिकेशन होती थी तो आप इंपेयर, देखो FAR 1 के अंदर आपने आई 36 में रिवाइज करवाया, आई 36 क्या कहता है, आप एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से हर साल गुजारो, हर साल गुजारते थे हम। आपका 10 साल कोई इंडिकेशन ना आए इंपेयरमेंट का, आप इंपेयरमेंट टेस्ट से एसेट को नहीं गुजारोगे, और जब इंडिकेशन आए तो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारते हैं, और गुजरने पर हो सकता है इंपेयर हो सकता है ना हो। ये बात समझ आई? तो IS 36 का जनरल रूल क्या है इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने के लिए? इंडिकेशन इंपेयरमेंट का कोई हो, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो आप इंपेयर करते हो। ये बात समझ आती है? लेकिन यहां पे जनरल रूल नहीं लगना। यहां पे IS 38 आगे बढ़ा। IS 38 ने कहा मेरे ये 3 इंटेंजिबल्स हैं, एक बन रहा है, एक बना हुआ है लेकिन लाइफ क्लियर नहीं, और एक गुडविल जो मैंने खरीदी है, ये तीनों इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज नहीं करना, लेकिन इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से लाजमन हर साल गुजारना है, किसी इंडिकेशन की जरूरत नहीं है। अब बात क्लियर हुई थोड़ी सी? ठीक है, मैंने कहा था कल ये बात करेंगे, तो आज वो आ गया कल। एक तो कल आ जाता है, असल में मसला ये है, ठीक है, वक्त बड़ा जालिम में आ ही जाता है और गुजर भी जाता है, गुजरता जा रहा है, जिंदगी है कि गुजरती जा रही है, ठीक है। ओके, तो अमोर्टाइज तो नहीं करना, लेकिन इसको लाजमन मस्ट है इसको टेस्ट करना फॉर इंपेयरमेंट, मस्ट टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट एनुअली, ठीक है जी। हर साल इसको आपने टेस्ट करना है इंपेयरमेंट के लिए। बातें कर लो तुम दोनों, एक तो लेट आए ऊपर से बातें कर रहे हो। ये मैंने टाई जो मारी ना, खींच के फिर डीली कर देनी है, ठीक है। विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट एनी इंडिकेटर, इंडिकेटर का कोई इंतजार नहीं करना, ठीक है बेटा। मस्ट है इसको टेस्ट करना इंपेयरमेंट के लिए एनुअली, एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट इस पे लाजमी है, ठीक है, लाजमी। किन चीजों पे? गुडविल को भी हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, हो सकता है इंपेयर हो सकता है ना हो। अंडर कंस्ट्रक्शन इंटेंजिबल चल रहा है, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे हर साल। इंडेफिनिट लाइफ वाला है, हर साल चेक करते रहो वही चल रहा है या काम गड़बड़ हो गया कुछ, क्योंकि अमोर्टाइज तो कर नहीं सकते, इंपेयरमेंट टेस्ट से तो गुजारते रहेंगे। नहीं निकालेंगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल मिल जाएगी, कुछ तो हो जाएगा। टेस्ट लगाना है, बहरहाल डेटा वो देगा आपको, ठीक है। डेफिनेट हो जाए तो फिर चेंज इन एस्टीमेट की, चेंज इन एस्टीमेट तो नहीं बनता, बस फिर जिस दिन से मालूम हो जाए उस दिन से अमोर्टाइज करना शुरू कर दो, यहाँ से निकल जाएगा, नहीं फिर इधर आ जाएगा, फिर वो डेफिनेट लाइफ वाला हो जाएगा। तो डेफिनेट लाइफ वाला इधर आएगा, अदर्स, ठीक है। वो हर एक नॉर्मल इंटेंजिबल की तरह से है। वो इनडेफिनेट लाइफ है तो उधर पड़ा है ना, नहीं है तो फिर इधर आ जाएगा। ओके, लिख लूँ अगला, पता लग जाता है अभी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसके अलावा जितने भी हैं, बेटा वो तो इंपेयर हो गए, बुक वैल्यू तो डिक्रीज हुई पड़ी होगी ना। नहीं, रिवर्सल तो नहीं कह सकते उसको, लाइफ डेफिनेट होने से इंपेयरमेंट रिवर्सल तो नहीं हो जाती। लाइफ डेफिनेट होने से तो बस ये है कि अब आपने इसको अगले उतने साल के अंदर इसको मोटाइज करना, ठीक है। इंपेयरमेंट का रिवर्सल तब होगा जब जिस वजह से इंपेयरमेंट आई थी वो कंडीशंस बेहतर हो गई हो, तो वो तो इंडिकेशन वाली इंपेयरमेंट ही नहीं, तो वो तो हर साल ही करते थे हम, ठीक है। अच्छा जी, अदर्स, भाई अदर्स में कौन कौन से होंगे? जो इन 3 के अलावा होंगे वो सारे जान के इंटेंजिबल्स वो अदर्स में ही आएंगे, ठीक है। उनके बारे में क्या करना है जी? स्टैंडर्ड कहता है इनको अमोर्टाइज करना है, ठीक है। इनको क्या कर दो? अमोर्टाइज करो। लेकिन बेटा इनको अमोर्टाइज जो करना है, अब उसके लिए एक रूल है, इनको अमोर्टाइज करना है ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ। नहीं, यहाँ पे अब नया ड्रामा आ गया। अमोर्टाइज करना है इनको ओवर शॉर्टर ऑफ 2 चीज़ें, एक तो वही यूजफुल लाइफ, हाँ जी। इंटेंजिबल्स में एक मुसीबत और भी होती है, और वो होती है इनकी लीगल लाइफ भी हुआ करती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक स्पेसिफिक एरिया जो समुंदर का है, उसमें से अंदाज़न अगले 50 साल तक मछलियाँ निकलती रहेंगी, इकोनॉमिक लाइफ है।
ठीक है, नहीं, यूजफुल लाइफ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें हुकूमत ने इजाज़त ही कितने अरसे उसको इस्तेमाल करने की दी है, 5 साल। यहाँ से आप सिर्फ 5 साल के लिए निकाल सकते हैं मछलियाँ, उसके बाद या तो लाइसेंस रिन्यू कराओगे या बस फिर किसी और को हम दे देंगे। तो इंटेंजिबल्स में एक मुसीबत ये लीगल लाइफ वाली भी होती है। हमारे पास एक फार्मूला है वैक्सीन का, नज़र आ रहा है अगले 10 साल तक ये इस्तेमाल होकर फ़ायदा दे सकता है, यूज़फुल लाइफ है, लेकिन हमने जिससे ये फार्मूला लिया है वो 5 साल के लिए उसने हमें दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, लेकिन इसकी लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ है इसकी 5 साल, ठीक है। तो फिर हमें इससे क्या, अगले 500 साल भी मछलियाँ निकलती रहें तो हमें तो 5 साल ही इस इंटेंजिबल का फ़ायदा आना है ना, तो फिर शॉर्टर की तरफ। तुम्हारा ये रूल है, इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस से ही समझेंगे, ऐसे थोड़े ज़बानी समझना, ठीक है। तो रूल क्या बना, अमोर्टाइज करना है इसको ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ या लीगल लाइफ, ठीक है। और अगली बात, इसको भी इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, लेकिन अब ये चूँकि एक नॉर्मल इंटेंजिबल है तो इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से सिर्फ तब गुजारेंगे जब कोई इंडिकेशन हो, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। ये बाकी नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल 3 अलग हो गए ना, अब बाकी सब नॉर्मल। जैसे टेंजिबल एसेट्स होते थे, पीपीई हर साल डेप्रिशिएट करते थे ओवर यूजफुल लाइफ, वहाँ पे लीगल लाइफ वाला चक्कर होता नहीं था, तो यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट करते थे और कोई इंडिकेशन होने पर उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारते थे। अब ये भी नॉर्मल हो गया, बस इसमें एक जो है वो थोड़ी सी मुसीबत अभी भी क्या है, इनमें लीगल लाइफ भी आ जाया करती है। तो क्या करेंगे, शॉर्टर पे इसको डेप्रिशिएट कर अमोर्टाइज करेंगे और अगर कोई इंडिकेशन हो तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से भी गुजारेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, टेस्ट फॉर impairment only if there is an indication इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट, ठीक है ना, इंडिकेटर कोई है तो उसको क्या कर लो, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो। लें जी, ये आपकी डिस्कशन है अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट की, इसको आप पिक्चर ले लें जल्दी से। तो इंटेंजिबल्स के लिए, भाई उधर ही रखना है, मेरे पीछे तो नहीं आ गए। इंटेंजिबल्स की अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट की डिस्कशन क्या है, अगर तो इंटेंजिबल परचेज गुडविल है, अंडर कंस्ट्रक्शन यानी इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल है, या इंडेफिनिट लाइफ वाला इंटेंजिबल है, अमोर्टाइज कर ही नहीं सकते। तो ऐसी सूरत के अंदर उसको क्या करेंगे, हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे लाजमन। और अगर इन 3 के अलावा कोई भी इंटेंजिबल है, पहली बात तो मैंने यही बोला ना कि इंटेंजिबल होना ज़रूरी है, फिर इस जगह पे डिस्कशन में लाएंगे। तो इन 3 के अलावा कोई और इंटेंजिबल है तो उसको आपने क्या करना है, अमोर्टाइज करना है ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ या यूजफुल लाइफ, और इम्पेयरमेंट टेस्ट से सिर्फ तब गुजारना है अगर कोई इंडिकेशन आ रही है इम्पेयरमेंट की। गॉट इट। इसको ना थोड़ा सा और ज़रा मेरी तसल्ली हो जाए, थोड़ा स्मार्ट भी किया जा सकता है, आपस की बात है। अच्छा जी, थोड़ा सा ना एग्जाम्पल से ज़रा इसको और पक्का कर लेते हैं, देखें आपको ज़रा समझ आ गई है बात या नहीं। कुछ सिचुएशंस बना लेता हूँ मैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो असल में ये बात है कि पहले हम ये डिसाइड करेंगे इंटेंजिबल है या नहीं है। मैं एक सवाल लिखता हूँ, ठीक है, कि वी परचेज्ड आ सॉफ्टवेयर with a useful life of 10 years। अब पहला सवाल, क्या ये इंटेंजिबल है या नहीं है? असल में तो लड़ाई ये है ना, आप लोग ये नहीं समझ रहे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ पहली तो आपने अपनी पुरानी कनॉलेज को यूज़ करना है, जो पुरानी कनॉलेज कल से हम ले रहे हैं, कि पहले तो ये डिसाइड करो ये इंटेंजिबल भी है या नहीं है। अब ये परचेज्ड है, ठीक है, तो अगर परचेज्ड है तो
ठीक है, इंटेंजिबल तो है ये, ठीक है, ये तो इंटरनली जनरेटेड है ही नहीं कि हम उन 5 को देखें और फिर रिसर्च डेवलपमेंट की तरफ जाएं। तो सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस एक चीज़ है और ये परचेज्ड है। तो फिर पहला टेस्ट तो इसका पास हो गया, इसको हम कहेंगे कि ये इंटेंजिबल तो है। तो मेरा पहला सवाल ये था कि क्या ये इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल इज यस, ये इंटेंजिबल है, ठीक है जी। अगली डिस्कशन क्या, जो अभी अभी आपको सिखाई, तो फिर अमॉर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट की डिस्कशन करो जी करो। क्या करें जी, इसके बारे में क्या हुक्म है आप लोगों का? इसको हमने अमॉर्टाइज करना है। हाँ, किस पे करना है वो बता दिया आपको, ठीक है ना। अमॉर्टाइज करना है नहीं करना, ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ, और ठीक है, और टेस्ट करना है फॉर इम्पेयरमेंट ओनली इफ देयर इज, ठीक है जी, देयर इज एन इंडिकेशन। ये बात समझ आती है? एग्जाम्पल्स बनाते जा रहे हैं हम, जरा 2-3 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ना, पक्का हो जाए, जरा जान छूटे फिर इससे। रोज़ रोज़ के होने से एक बार थोड़ा सा रो लेना बेहतर है, ठीक है। यहीं पे ही चल रहा है काम, तो चला ही रखो। वी developed a customer list, life is 10 years जी। अमोर्टाइज करेंगे? नहीं, ये तो कस्टमर लिस्ट है, इसको तो अमोर्टाइज नहीं करेंगे, इसको तो एनुअली इम्पेयरमेंट ऐसे गुजारेंगे। ओ अच्छा, पहला सवाल ही फेल हो गया, यानी ये तो इंटेंजिबल ही। तो फिर अगली डिस्कशन किस बात की? अगली डिस्कशन की तरफ जाना ही नहीं। गॉट इट? आई थिंक आप पॉइंट को पकड़ चुके हैं आप, ठीक है। बस एक और कर लेते हैं। वी परचेज्ड लाइसेंस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। हमने एक लाइसेंस तो ख़रीदा है, लेकिन हुकूमत ने कहा है, अभी हुकूमत हमारी मर्ज़ी की चल रही है ना, तो उन्होंने कह दिया हमें, हमने जिनसे लाइसेंस लिया, और यार कर ही जाओ मौजा, तुसी भी असी भी। तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए लाइसेंस मिला है, ठीक है। तो क्या ये इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल तो है। फिर क्या करें, अमोर्टाइज करें? ना, इसको अमोर्टाइज नहीं कर सकते, ठीक है जी। लेकिन इसको हर साल टेस्ट करेंगे फॉर इम्पेयरमेंट, ठीक है जी, एनुअली, और ये लाजिम है, विदाउट एनी इंडिकेशन। ये मस्ट है कि इसको हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें, ठीक है। सही है। तो ये जनाब आपकी डिस्कशन हो गई अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की। याद रह जाएगी अब, ये बार बार आपने आपका इससे पाला पड़ते रहना है, ठीक है। कभी डिस्कशन वाले सवालों में, तो कभी एंट्रीज वाले सवालों में, तो कभी नोट वाले सवाल में। तो ये बार आपको इससे पाला, आपका वास्ता आपका पड़ता ही रहेगा। चले जी, ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। दोस्त थोड़ा सा पानी डालना है, आधे पानी बस यार, इतने एहतमाम में ना पड़ा करो बस। बस ये सवाल छोटा सा है, ये करके उसके बाद फिर हम थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया है, ठीक है ना। जो पढ़ लिया, जो ना पढ़ा वो आप पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह। पता ही है आपको, ज़बरदस्त लोग हैं आप,
फिर मैं उस पर कल चला जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी पेज 234 पर। जी, ऑन यकम जनवरी 2001, आइए बोर्ड तो मिटा दें। ऑन यकम जनवरी 2001 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन अ प्रोजेक्ट। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलोज। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। अच्छा, वो कह रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर दी इकट्ठी इन्होंने। हमें इससे क्या, हम जो ढूंढेंगे 6 क्राइटेरिया किस दिन मीट हो रहा है, क्योंकि उससे पहले रिसर्च हो चाहे डेवलपमेंट हो, वो तो एक्सपेंस बुरी वाली डेवलपमेंट होती है ना, वो भी एक्सपेंस में ही जाती है। ठीक है, तो हम बहुता करांगे तो यार की करांगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस लिख देंगे। मतलब है एक्सपेंस जाना पीएनएल में। ओके, अच्छा, तो 2001 में 120 रुपये, 2002 में 100 रुपये। ऑन यकम सितंबर 2001, हमारे पहले साल में ही 31 अगस्त 2001 तक 8 महीने गुजरे थे कि 9 महीने के पहले दिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट। अब तो अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई। ठीक है, अगली बात को छोड़े फिलहाल, 1 बाय 1 देखते हैं इसको। ये देखें आप, वो कहता है जर्नल एंट्रीज करो 2001 की और 2002 की। अज्यूमिंग प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीट ऑन, आमिर भाई आप ही मिटा दें, उनके आने तक तो काम हो गया, मैं खुद ही कर देता हूँ, बल्कि रहने दें, बैठ रहे हैं उस तरफ जाना है हमने। ठीक है जी, ऑन एंट्रीज करो 2001 की और 2002 की। अज्यूमिंग प्रोजेक्ट इज नॉट येट कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर 2001। 2001 तक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट, 2 तक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब ये 2001 में भी वर्क इन प्रोग्रेस है, ये 2002 में भी वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, गॉट इट। तो पेज नंबर 234 पे है ये। ठीक है, एंड तक ही जाएंगे ना, इसमें भी एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। उफ, कैच कर लो, कुछ उम्मीद लगा ले। मैंने तो क्रिकेट खेलनी तो खैर नहीं छोड़ी थी, देखनी छोड़ दी। उम्मीद लगाएं, इसने कैच कर लिया है। शायद तब्दीली आ रही है हमारी टीम में, नई उम्मीद लगेगी। ना देखूं अभी भी, रहने दूं ना, सही है ना। इतने साल बाद छोड़ दी मैंने क्रिकेट देखनी, इसने कैच कर लिया, मेरा दिल कह रहा है। वैसे भी नेक्स्ट कौन सी सीरीज आ रही है? इंग्लैंड के साथ है। इंग्लैंड में ही है, नहीं इतने मार खानी है ऐसे। 234, चलें वापस आए। अच्छा जी, 2001 में 120 रुपये का खर्चा हुआ, 2002 में 100 रुपये का खर्चा हुआ, पूरे साल का खर्चा है क्योंकि अभी तो काम वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो 120 का खर्चा, ये छोटा छोटा लिख लेते हैं ऐसे, जल्दी जल्दी लिखते होते हैं ऐसे। यकम जनवरी 2000, इतना भी जल्दी ना लिखोगे नजर ही ना आए। यकम जनवरी 2001 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई बात नहीं, स्टार्टेड लिख दो। फिर यकम सितंबर 2001 पर क्राइटेरिया मेट, 6 क्राइटेरिया मेट, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब इस दिन से ऑनवर्ड्स आपका इंटेंजिबल बनी जा रहा है, लेकिन कंप्लीट अभी नहीं हुआ। ठीक है, चलो, तो फिर 120 जो 2001 में है, इसके टोटे कर दो, टोटे। 2001, सन 2001 की बात है, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट की, पूरे साल में 120 रुपये का खर्चा हुआ, तो 8 महीने का खर्चा एक्सपेंस में जाना है, 4 महीने का। तो रिसर्च R&D लिख दूं जरा शॉर्ट, R&D एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट। भाई किस किस को नजर नहीं आ रहा ये जी? तो टोटल खर्चा 120, 8/12
एक्सपेंस में और 4/12 कैपिटलाइज कर दें, कितना बनता है? जी, यहां तक कोई मसला? अब ईयर एंड आ गया, अमोर्टाइज कर लें। अब तो बोल सकता हूँ ना ये बातें, अमोर्टाइज कर लें। तो इस तरह से चलना है हमने स्टेप बाय स्टेप। अब देखो, अब ये बातें बढ़ती जा रही हैं। अब एग्जाम लेवल का सवाल इसी तरह का ही होगा, उसके अंदर यही चीज़ें होती हैं और तो कुछ नहीं है। ठीक है जी, अमोर्टाइज कर लें। क्यों नहीं कर सकते अमोर्टाइज? कंप्लीट ही नहीं हुआ। अच्छा, अगर अमोर्टाइज नहीं करेंगे, ये उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है जो डू नॉट अमोर्टाइज वाला है, तो इसके लिए लाजमी क्या है? इम्पेयरमेंट टेस्ट से इसको हर साल गुजारना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने के लिए आपको दो चीज़ें कंपेयर करनी पड़ती हैं, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। बुक वैल्यू कितनी है इस इंटेंजिबल की? 40, यही इसकी बुक्स के अंदर वैल्यू है इंटेंजिबल की। और रिकवरेबल अमाउंट सवाल में ढूंढनी पड़ेगी, या डेटा होगा खुद निकालेंगे, या रिकवरेबल अमाउंट ही आपको दे देगा मैक्स। वैसे रिकवरेबल अमाउंट ही देता है, कैलकुलेट नहीं करवाता वो नॉर्मली, क्योंकि ये काम आप सीख के आ चुके हैं। यहाँ पे तो बस सिर्फ उसकी एप्लीकेशन चल रही होती है, लेकिन रिवाइज इसलिए करवाया था कि थोड़ा सा अगर कभी आ भी जाए, कोई थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाए तो हो सके। बल्कि इधर वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग 1, इम्पेयरमेंट टेस्ट से हम गुजारेंगे एसेट को, ठीक है जी। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट है, लेकिन ये किस दिन कर रहे हैं हम? एज ऑन 31 दिसंबर 2001। जी बच्चों, बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2001 की कितनी है जी? 40। अब सवाल में जाकर ढूंढना शुरू किया, कोई डेटा मिले तो उन्होंने क्या बताया? रिकवरेबल अमाउंट हम निकाल के, यानी कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल और वैल्यू इन यूज जो कंपेयर करके हायर था, वो हायर इन्होंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी है जी रिकवरेबल अमाउंट? 90। अब हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर लिखा रिकवरेबल अमाउंट। अब एसेट जो कि हमारी किताबों में नज़र आ रहा है 40 रुपये पर, फ्यूचर में इससे हमें 90 रुपये रिकवर होता नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब एसेट अपनी औकात में है। फ्यूचर में ये जो फ़ायदा आएगा वो फ्यूचर के गेन को आज रिकॉर्ड नहीं करना। तो इम्पेयरमेंट लॉस या तो होता है या, तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आया, ठीक है जी। तो इम्पेयरमेंट लॉस नॉट इज, अगर नॉट इज तो एंट्री भी नॉट इज, ठीक है। अगला साल आता है जी, और अगले साल में मजीद खर्चा हुआ है और डेवलपमेंट, ये जो है वो 6 क्राइटेरिया, तो भाई 6 थोड़ा सा हिम्मत, 6 क्राइटेरिया तो पिछले साल में ही मीट हो चुका है। तो इस साल का तो सारा खर्चा क्या होना है? कैपिटलाइज होना है। तो 100 का 100 क्या कर दो? तो इंटेंजिबल। लेकिन अभी भी ये इंटेंजिबल कंप्लीट नहीं हुआ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से जी? 100 से। अब चूंकि ये CWIP में पड़ा है तो अमोर्टाइज कर देंगे इसको, नहीं कर सकते, अमोर्टाइज तो नहीं कर सकते, तो क्या करें फिर? इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। अब इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है तो दो चीज़ें चाहिए, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। बुक वैल्यू 40 है, अब नहीं, 40 तो पिछले साल के एंड में थी, 100 रुपये इस साल मजीद इस पर खर्च हो गया, तो अब इसकी बुक वैल्यू कितनी हो चुकी है? तो हमने वर्किंग नंबर 2 करनी है, इम्पेयरमेंट टेस्ट से एसेट को दोबारा गुजारना है एज ऑन 31 दिसंबर 2002। तो बुक वैल्यू 40 पिछले साल में हो चुका था कैपिटलाइज, 100 इस साल में मजीद कैपिटलाइज हुआ, तो बुक वैल्यू हमारी 140 से पहुंच चुकी है इंटेंजिबल। अब कहीं से ढूंढे रिकवरेबल अमाउंट, तो कहता है जी रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर 2 पर कितनी हो गई है? ओ माय गॉड, रिकवरेबल अमाउंट यानी एसेट से अब जो फ़ायदा हमें आता नज़र आ रहा है कितना? 110। अब ये हमारा एसेट किताबों में ओवर वैल्यू हुआ पड़ा है, औकात से बाहर है, ठीक है।
तो इसको राइट डाउन करके 110 पे लाना है, यानी 30 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस हमने रिकॉर्ड करना है। तो इसलिए मैं कल आपको इम्पेयरमेंट लॉस रिवाइज करा रहा था, जो आपको पार्ट 2 मिला ही नहीं। ठीक है जी। तो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या होगी? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेट इम्पेयरमेंट लॉस कर दें या इंटेंजिबल CWIP कर दें, कोई मसला नहीं है। क्रेडिट कितने से? 30। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट था। अमोर्टाइजेशन तो हम सीख ही रहे थे, ये इम्पेयरमेंट से भी गुजारने वाला एसेट हमने देखा। ठीक है जी। बल्कि यूं कर लें, क्या 2 साल ही है ना, एक्सट्रैक्ट्स भी बना ही दें। तो P&L में 2001 और 2000, तो पहले साल में R&D एक्सपेंस 80 रुपये का, 2002 में कोई नहीं, अमोर्टाइजेशन है, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 2002 में कितना? 30 का। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल है, लेकिन वो इंटेंजिबल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहले साल के एंड पर 40 पे पड़ा था, दूसरे साल के एंड पे 40 में 100 ऐड हुआ था, लेकिन 30 माइनस होकर हम भी 110 पे ही चाह रहे थे, ये नजर आए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है जी। चलें आ जाए अब थ्योरी पे, 2-3 मिनट है हमारे पास। होमवर्क सिर्फ देना है, पढ़ा तो नहीं सकूंगा। अब कल कल इंशाल्लाह क्लास शुरू कर दूंगा मैं 11:30 में क्लास शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं फिर रीड कर दूंगा अहम बातें सारी। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि अब आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। जो आपने पढ़ के आना है ना, लाजमी, ये चीज़ें आपने वैसे पढ़ी हुई हैं FAR 1 में, लेकिन मैं ये खुद पढ़ाऊंगा आपको। परचेज़ करें तो कौन कौन सी कॉस्ट एसडी कॉस्ट में ऐड होती हैं, कौन सी नहीं होती है, मैंने खुद पढ़ाना है। ठीक है ना। आपने जो आज पढ़ के आना है, सुभान अल्लाह, क्या क्या पढ़ के आएंगे आज आप, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें जी, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स आपके पास आ रहे हैं नोट्स में, पेज नंबर है 215 है आपके पास। बस ये अच्छा हो गया ना। इसमें आपने रिसर्च फेज में डेफिनेशन पढ़नी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़नी है, और इसकी एग्जांपल्स पढ़नी है कि कौन कौन सी चीज़ें रिसर्च फेज में फॉल करती हैं। ये पैरा आपको मैंने जब भी पढ़ाना है खुद पढ़ाऊंगा, मैंने अभी तेज़ी में देखा नहीं है इसको कि इसमें क्या मसला हो सकता है, इसलिए फ़िलहाल आप इस पैरा को पेंडिंग करें। ये चलो अच्छा, डेवलपमेंट फेज़ में डेफिनेशन पढ़नी है, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है। और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, इसमें ये क्राइटेरिया जो 6 क्राइटेरिया की मैं बात करता था, क्योंकि इसमें यही लिखा होना है कि जब आप ये 6 की 6 शर्तें पूरी कर लें तो डेवलपमेंट फेज़ को कैपिटलाइज कर लें। वो 6 शर्तें कौन सी हैं? वो असल में ये 6 क्राइटेरिया थे। मैं खुद पढ़ाऊँगा कल इंशाल्लाह आपको। ठीक है, फिर इसकी भी एग्जाम्पल्स हैं जो आपने पढ़नी है। ये पढ़ने हैं ना, ABCD को क्या किया, वो असल में ये है ना, और टेक्निकल फिजिबिलिटी पूछेंगे, इंटेंशन टू कंप्लीट है, एबिलिटी टू यूज़ और सेल है, फिर कैसे ये हाउ दिस विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स, ये सवालात हैं। ठीक है, एडिक्वेट टेक्निकल फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज मौजूद हैं, अवेलेबिलिटी है, एबिलिटी टू मैयर रिलायबली, मैयर रिलायबली कहाँ की कॉस्ट एक्सपेंडिचर, हाँ कॉस्ट। ठीक है, तो ये कुछ सवाल है, पढ़ेंगे तो नज़र आ जाएगा, आसान सी बातें। ये 6 शर्तें पूरी हों तो 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद कैपिटलाइज
करते हैं हम, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स पढ़ें, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब कभी आपने, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, लेकिन फिर जब जब आप FAR 2 के अंदर IAS सर्टिफिकेट रिवाइज किया करेंगे तो आप इन एग्जांपल्स को एक एक नज़र, याद रट्टा नहीं लगाना प्लीज़, हर रिवीजन में एक बार बस पढ़ लेना। जब कभी IAS सर्टिफिकेट रिवाइज करो तो आपने एग्जांपल्स पे भी एक नज़र डालनी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वो ये लफ्ज़ लिख देगा कि इवैल्यूएशन ऑफ फाइनल सिलेक्शन इतनी कॉस्ट आई है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिसर्च फेज़ की एक्टिविटी है, डेवलपमेंट फेज़। तो ये जब आप मैं पढ़ा दूंगा आपको ना एक बार, तो जब भी आप रिवीजन में आएंगे बस एक नज़र यहाँ से डालेंगे, कतन याद नहीं करना प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बार मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, उसके बाद आपको वैसे ही याद, आपको वो रिप्रोड्यूस नहीं करवाता रिसर्च फेज़ की एग्जाम्पल बताओ, बल्कि वो सवाल में 3-4 चीज़ें लिखेगा। आपने जब उसको 2 से 3 बार पढ़ा होता है तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठी होती, कोई मसला नहीं होता, आप आराम से कह सकते हो ये रिसर्च फेज़ है और ये डेवलपमेंट फेज़ है। कभी कभी ऐसा करते हैं ना, बाय फेज़ वो कॉस्ट देते हैं, सवाल आएंगे तो देखेंगे, फिलहाल तो आपने सिर्फ इनको पढ़ के आना है, ठीक है। और डेवलपमेंट फेज़ में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वो कह दे कि जी हमने जो खर्चा हुआ है वो किस पर हुआ है, पायलट प्लांट क्या होता है बताऊँगा कल, खर्चा हुआ, छोटा सा प्लांट लगाते हैं जिसके ऊपर हम टेस्ट के तौर पर चीज़ें बनाकर जो है वो पायलट बिठाते हैं, जिसमें टेस्ट के तौर पे कोई चीज़ बनाते हैं, वो बड़ा प्लांट नहीं है जिसमें कमर्शियल प्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है। तो पायलट प्लांट जो लगाते हैं तो वो भी क्या है, डेवलपमेंट फेज़। अब वो जो खर्चा उस पर हुआ है वो डेवलपमेंट फेज़ का खर्चा है, यानी कि उसको कैपिटलाइज करेंगे। अब सवाल में इस नाम से खर्चा दे सकते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत है, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट बात हैं, लेकिन सिर्फ किस लिए, रीड ऑनली के लिए। इनको 2-3 बार रीड करेंगे तो ये वैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ये जो अंडरलाइन करेंगे ना एक एक 2-2 चीज़ें, इंशाल्लाह वो याद रह जाएंगी, ठीक है। इसको भी अभी पेंडिंग ही रखें, देखते हैं इसका क्या करना है, मुझे एकदम से नहीं समझ आ रहा अब इसमें कि दे दूं फ़ौरन या नहीं, ठीक है, ये पेंडिंग कर दें। अच्छा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी मैंने आपको ज़बानी कलामी बताया है। जैसे मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, तो इसमें मैंने क्या कहा था, इस भाई साहब की तनख्वाह या जो ब्रेक पे गए हैं उनकी तनख्वाहें, या जो इन इक्विपमेंट्स की डेप्शन है, इस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे जो मटेरियल वगैरह रखा हुआ है जिस पे तजर्बे करते हैं, वो सारी कॉस्ट जो है, ये सब क्या है, जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल है, यानी कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उस पर जो कॉस्ट इनकर हो रही है उसमें ये कॉस्ट शामिल होती हैं। तो यही बात यहाँ पे बस लिखी हुई है, अंग्रेजियाँ मारी हुई हैं कि कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, कॉस्ट ऑफ मटीरियल, सर्विसेज यूज़, एम्प्लॉई बेनिफिट, यानी उन मज़दूरों को, जो मज़दूरों को कह रहा हूँ, साइंसदानों को तनख्वाहें दे रहे हैं, ठीक है। और ये सारी बातें अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। मैंने सारा पढ़ाना है, लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिसर्च की डेफिनेशन, डेवलपमेंट की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन रिसर्च की एग्जांपल्स, 6 क्राइटेरिया, डेवलपमेंट की एग्जांपल्स और ये कॉस्ट जो इंटरनेट के अंदर शामिल होना चाहिए, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको याद करना नहीं है, याद रखना है। दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है, याद करना नहीं है, इनको याद रखना है। उसका तरीका क्या है, जब कभी इस चैप्टर पे आएंगे तो इस सफ़े पे ये 2-4 चीज़ें ऐसे एक नज़र डाल के आगे जाया करेंगे, तो वो रिवीजन होती रहेगी हर दफ़ा, ठीक है। इससे आगे फ़िलहाल ये भी पढ़ लो, पढ़ ही लिया आपने। वो कहता है सर्टिफिकेट प्रोहिबिट करता है, इनको नहीं रिकॉर्ड करना है, इंटेंजिबल पढ़ा दिया पहले ही आपको, ठीक है। पढ़ें पढ़ें पढ़ें, सारा पढ़ के हैं, पता लगेगा। अच्छा तो ये वही उसी के आगे कंटिन्यूटी थी ना, 5.4 मैंने कहा था चलो साथ ही पढ़ दो। अच्छा है नहीं, ओके चलो कोई नहीं, 5.3 तक तो पढ़ लोगे ना। तो रह क्या गया, 2 चीज़ें मैंने पेंडिंग करवाई हैं, उसके अलावा ये है आपका 214 नंबर सफ़ा। ये वैसे भी आप अभी नहीं कर सकते जब तक कंसोलिडेशन न पढ़ लें, तो वैसे ही आपको जो है ना ये सारा पॉइंट है, ये पेंडिंग करवाना होता है। अच्छी बात है, जो कुछ नहीं है वो वैसे ही आप कल किताब आ जाएगी ना, ठीक है जी। तफसील से फिर रूटीन में कल चलेंगे और आपका मैं नोट सामने रखूँगा और सारा कुछ पढ़ाता जाऊँगा, लेकिन आपने पढ़ के आना है और सवाल निकाल के लाने मेरे लिए, ओके। अल्लाह हाफिज़।